हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है 3 चैप्टर। जो 3 चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है वो था नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के बाद आपको पढ़ाया जा चुका है मनी, और उसके बाद पढ़ाया जा चुका है बैंकिंग। और हम जो पढ़ रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यानी टी आर जैन की किताब से देखा था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है वो बात करता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। क्या है एग्रीगेट डिमांड, क्या है एग्रीगेट सप्लाई और क्या है रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में तो मैं पहले बात करता हूँ कि डिमांड क्या होती है। तो 11th क्लास में आपने डिमांड पढ़ा था। डिमांड नाम का कुछ थोड़ा सा पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत। डिमांड सप्लाई, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा घट जाती है, वस्तु की कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, इसे मांग का नियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डिमांड कर्व बनाया था, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। डिमांड कर्व बनाया था ऐसे, यहाँ रखा था प्राइस, यहाँ रखाई थी क्वांटिटी। ठीक है। और इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता था। जैसे जैसे प्राइस घटता था क्वांटिटी बढ़ जाती थी, और प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी घट जाती थी, नेगेटिव रिलेशनशिप होता था। और ये डिमांड कर्व ऐसा बनता था। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये डिमांड कर्व किसी एक वस्तु के लिए है, किसी एक वस्तु का डिमांड कर्व है, सभी वस्तु का डिमांड कर्व नहीं। ठीक है। ये सभी वस्तु का डिमांड कर्व नहीं, ये किसी भी एक वस्तु का है। कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है। कुछ भी, आटा, चावल, कॉपी, मोबाइल, पेन, हवाई जहाज, कुछ भी, एक वस्तु। तो वो एक वस्तु की डिमांड कर्व ऐसे बना करती थी। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। एक वस्तु वाला कॉन्सेप्ट कहाँ था? माइक्रो में। तो मैक्रो के अंदर एक वस्तु वाला तो कॉन्सेप्ट है। मैक्रो का नाम ही है समग्र, क्या कहते उसे, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि मतलब सारे अर्थव्यवस्था का एक ही हमें पढ़ना है। तो डिमांड एक वस्तु का तो पढ़ ही नहीं सकते आप। जब एक वस्तु का डिमांड नहीं पढ़ सकते तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग के बारे में पढ़ना है। ओवरऑल सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग कितनी है? एक वस्तु नहीं, एक सेवा नहीं, ओवरऑल पूरी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की डिमांड कितनी है। अब एक बात बताओ, अभी पिछले 2 साल पहले जो है लॉकडाउन लग गया था। 3 साल पहले, एक्चुअली 3 साल पहले लॉकडाउन लग गया था। सारी चीज़ें बंद, दुकान बंद, कारखाने बंद, फैक्ट्री बंद, बैंक बंद, ये बंद, वो बंद, सब बंद। ठीक है। लोगों की कमाई भी बंद। जब लोगों की कमाई भी बंद, लोगों के पास पैसे नहीं चीज़ें खरीदने के लिए। जब पैसे नहीं चीजें खरीदने के लिए, तो मार्केट में चीजों की डिमांड गिर गई थी। और किसी एक चीज की डिमांड नहीं गिरी थी, सारी चीजों की डिमांड गिर गई थी। ठीक है। कॉपी, पेन, किताब, हवाई जहाज, पेन, टिकट, बस वगैरह, मोबाइल फोन, घर के सामान जितने भी है, कपड़े लत्ते, जूते, सबके डिमांड गिर गए थे। तो सबकी डिमांड गिर जाना का मतलब है समग्र मांग गिर गया था। किसी एक वस्तु का मांग नहीं गिरा था, किसी एक वस्तु या एक सेवा का मांग नहीं गिरा था, सभी वस्तु और सभी सेवाओं का मांग गिर गया। लोगों ने होटल्स में खाना छोड़ दिया था, महंगे कपड़े खरीदने छोड़ दिए थे, लोगों ने महंगे चीज़ें जो है घर के अंदर यूज करते हैं वो खरीदना छोड़ दिया था। ठीक है। जितना हो सके सस्ती चीज़ें खरीदते थे या कम से कम इस्तेमाल करते थे चीज़ों को। तो ये स्थिति थी समग्र मांग के कम होने की।
तो समग्र मांग के कम होने का मतलब है कि सभी वस्तुओं की मांग गिर गई, किसी एक वस्तु की नहीं, किसी एक सेवा की नहीं, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग गिर गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको समझ में आ गया होगा कि समग्र मांग किसे कहते हैं। समग्र मांग किसी एक वस्तु या किसी एक सेवा की मांग को नहीं कहते। समग्र मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहली लाइन यही लिखी गई है। इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, यानी ये इस किसी भी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग को दर्शाता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग से संबंधित, किसी एक वस्तु या किसी एक गुड्स या किसी एक सेवा के मांग से रिलेटेड नहीं, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं के मांग से। ये बात हमेशा गांठ बांधनी चाहिए। डिमांड मतलब सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग, एग्रीगेट डिमांड का। इसको एक अकाउंटिंग पीरियड में मापा जाता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जनरली एक साल। ठीक है, कि एक साल में कितनी वस्तु, सभी वस्तुओं की डिमांड कितनी रही है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मापा जाता। तो जब ओवर द पीरियड मापा जाता है तो ओवर द पीरियड वाली चीजों को क्या कहते हैं? फ्लो। ओवर द पीरियड वाली चीजों को फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा था। ओवर द पीरियड वाली चीजों को हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहें। फिर उसके बाद यहां लिखा है कि इट मेजर्ड एज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो भाई, जो 11th क्लास में आपने डिमांड पढ़ा था, उस डिमांड को मेजर करते थे हम क्वांटिटी में, कि प्राइस के मुकाबले डिमांड बढ़ गया या घट गया। जैसे 10 रुपए की कीमत पे क्वांटिटी 5 थी, 5 रुपए की क्वांटिटी की कीमत पे क्वांटिटी 10 हो गई, तो ये डिमांड थी 5, 10, ये चीज़ें डिमांड थी, क्वांटिटी के रूप में डिमांड थी, गिनती के रूप में डिमांड थी। अब एक बात बताओ, यहाँ एक वस्तु का था तो आप क्वांटिटी से बता देते कि इतनी वस्तुओं का मांग है ना। किसी एक वस्तु का मांग हो तो हम क्वांटिटी से बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी की मांग है, कितनी गिनती की मांग है, कितनी वस्तुओं की मांग। जैसे मान के चलो आप कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करो, से फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है, तो मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो मार्केट की आप यदि मार्केट में डिमांड पता करना चाहते हो कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी वाइज आप पता लगा लोगे कि भाई कितने क्वांटिटी इसकी खरीदना चाहते हैं। क्वांटिटी वाइज पता लगा कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते। पर यहाँ बात किसी एक चीज की तो हो ही नहीं रही है, यहाँ बात सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की हो रही। सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की यदि मांग की बात की जाए, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की मांग की बात की जाए, तो यार सभी वस्तुओं की क्वांटिटी कैसे कम ज्यादा बता दोगे आप? सुनिए मेरी बात, एक सुई की मांग भी क्वांटिटी में गिनती होनी चाहिए, एक क्वांटिटी, और एक हवाई जहाज की मांग भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए। पर एक बात बता, दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है क्या, एक सुई और एक हवाई जहाज का? तो यदि किसी देश में 2 वस्तुओं की डिमांड है, हमारे देश में 2 वस्तुओं की डिमांड है, से फॉर एग्जाम्पल 2 मोबाइल फोन की डिमांड, और किसी देश में 2 हवाई जहाज की डिमांड है, तो हमारे देश में ज़्यादा डिमांड है, उनके देश में ज़्यादा डिमांड है, जाहिर सी बात है उनके देश में ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वैल्यू वाइज देखा जाए तो हवाई जहाज की कीमत ज़्यादा होती है, और हमारे यहाँ डिमांड कम है क्योंकि मोबाइल की कीमत कम होती है हवाई जहाज की तुलना में,
है ना। पर जब क्वांटिटी वाइज देखोगे तो दोनों जगह बराबर डिमांड है। 2 वस्तुओं की डिमांड हमारे यहाँ भी है, 2 वस्तुओं की डिमांड उनके वहाँ भी है, पर फिर कंपैरिजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपैरिजन को सही करने के लिए कहा गया कि वस्तुओं की गिनती के रूप में डिमांड को नहीं मापा जाएगा, वैल्यू के रूप में मापा जाएगा। कितने रुपए की डिमांड, कितने खर्चे की डिमांड, कितना पैसा लोग खर्च करना चाहते हैं, कितना पैसा लोग खर्च करना चाहते हैं, इसको डिमांड में गिनती करें, क्वांटिटी को गिनती नहीं करें। ठीक है, क्योंकि यहां एक वस्तु की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, सभी वस्तुओं की डिमांड की बात कर रहे हैं। सभी वस्तुओं की क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग होती, क्वांटिटी वाइज देखने जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि किसी एक की एक क्वांटिटी की वैल्यू और दूसरे की एक क्वांटिटी की वैल्यू में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए यहाँ डिमांड जो है हम वैल्यू वाइज मेजर करेंगे कि कितने रुपए खर्च की डिमांड है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में हर महीने 20,000 रुपये खर्च होता है, तो इसका मतलब आपका घर 20,000 रुपये का डिमांड जनरेट करता है। 20,000 रुपये की डिमांड अर्थव्यवस्था में जनरेट करता है आपका घर। मेरा घर मान के चलो 40,000 रुपये का डिमांड जनरेट करता है पूरे महीने में। मैं वस्तु की बात नहीं कर पाऊंगा यार। तो यहाँ डिमांड जो चेक की जाएगी वो खर्चे से डिमांड चेक की जाएगी, वैल्यू से डिमांड चेक की जाएगी। आप इस वस्तु की इतनी डिमांड करते हो उससे मतलब नहीं है, आप खर्च कितना करना चाहते हो उससे मतलब है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में इट इज मेजर्ड एज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना खर्च किया जाना है या करना चाहते हैं लोग, टोटल उससे मेजर किया जाएगा डिमांड है, डिमांड को। और कहाँ खर्च करना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हमेशा एग्रीगेट डिमांड वैल्यूज में तय की जाएगी, क्वांटिटी में तय नहीं हो। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु की होती तो क्वांटिटी में तय कर लेते, सभी वस्तुओं की है तो सभी वस्तुओं को आप क्वांटिटी में कैसे तय कर लोगे, क्योंकि एक की क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे की क्वांटिटी की वैल्यू में फर्क होता है। अच्छा, इट इज एक्सप्रेस्ड एज विश टू स्पेंड। डिमांड हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब जो चीज खरीद चुके हैं वो डिमांड किस बात का, जो खरीदना चाहते हैं डिमांड वो कहलाएगा। ठीक है, जो चीज आप खरीद चुके हो, जो चीज आप ले चुके हो वो डिमांड में नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड होता है कि जो खरीदना चाहते हैं। बात आ रही है समझ में? एज अ प्रोड्यूसर यदि मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो मैं चेक करूंगा कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। तो डिमांड का मतलब ये थोड़ी ना कि जो मार्कर खरीद चुके हैं उनसे मतलब है मुझे। जो मार्कर खरीदना चाहते हैं इनसे मतलब है मुझे। जो खरीद चुके हैं वो तो पैसा खर्च कर चुके हैं, अब वो तो मेरे लिए कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर कौन है? जो खरीदना चाहते। हो सकता है कि उनमें से और कोई खरीदना चाहता, और भी खरीदना चाहता, तो और भी खरीदना चाहता है तो फिर वो कस्टमर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब जितना लोग खर्च करना चाहते हैं वो डिमांड में काउंट होगा, जितना खर्च कर चुके हैं वो डिमांड में काउंट नहीं। यानी कि प्लान टू स्पेंड, जितना खर्च करने की योजना बनाते वो आपके डिमांड में काउंट होगा। तो अब जो है आगे हिस्सा मैं आपको बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो एग्रीगेट डिमांड की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कहता क्या है, सुनिए ध्यान से। एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि एडी क्या है, खर्चा। टोटल एक्सपेंडिचर को ही क्या कहा जाता है, खर्चा। तो एडी को जितना भी खर्चा किया जा रहा है या किया जाने का प्लान है
उसे कहा जाता है दैट पीपल नियोजित हुए, इसे नियोजित हुए, that people plan to incur on purchase of goods and services produced during an accounting year। एक साल में खर्च करना है सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जो कि उस एक साल में प्रोड्यूस की गई है किसी भी इकोनॉमी में, और खर्च जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से मेजर करते हैं। ये क्या मतलब हुआ सुनिए। जब आपकी कमाई बिल्कुल नहीं थी, वाई का मतलब होता है इनकम, जब आपकी कमाई बिल्कुल नहीं थी तो भी कुछ ना कुछ खर्चा था, दैट इज एडी। जब कमाई थोड़ी बढ़ी तो खर्चा थोड़ा बढ़ा, जब कमाई और बढ़ी खर्चा और बढ़ा, जब कमाई और बढ़ी खर्चा और बढ़ा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम टोटल खर्चा जो भी हो रहा है उस टोटल खर्चे को क्या कहा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो समग्र मांग लोगों द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित उन सभी वस्तुओं और सेवाओं पर नियोजित व्यय का जोड़ है। नियोजित मतलब प्लान कर रहे हैं, जो अभी इतना खर्च किया जाना है। आय के अनुरूप एक लेखा वर्ष में किया जाता है, जो आय के अनुरूप एक लेखा वर्ष में किया जाता है। डिफरेंट आय के अनुरूप, इनकम के अनुरूप एक लेखा वर्ष में जितना भी खर्च किया जाना है उसी को कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं कि ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। ये एग्रीगेट डिमांड ही टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के रूप में भी कहा जा सकता है इसको, कि यही आपका टोटल एग्रीगेट डिमांड है और यही आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ही हम एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं। चलिए, तो एडी जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो शुरू में, आरंभ में, जब आपकी इनकम कुछ नहीं रहती ना, कुछ नहीं, तो भी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ खर्चा होता है। क्या ऐसा संभव है कि कमाई कुछ ना हो खर्चा फिर भी हो? कमाई कुछ ना हो और खर्चा फिर भी हो, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। यदि आप कुछ नहीं कमाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते हैं, तो भी आपको जीवित रहने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है जिसके फैमिली में कोई काम नहीं कर रहा है, किसी वजह से नौकरी छूट गई या कुछ भी, तो क्या वो खाना नहीं खा रहे? खा रहे, यानी नहीं कमाई होने पे भी खर्च किया जा रहा है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था के स्तर पे भी देखोगे तो यदि नहीं कमाओगे ना तो भी खर्च करना पड़ेगा। अब नहीं कमाओगे तो खर्च कैसे करना पड़ेगा? तब आपको खर्च जो है किसी से उधार लेके करना पड़ेगा या अपनी संपत्ति बेच के करना पड़ेगा, पर खर्च तो करना पड़ेगा क्योंकि जीवित रहना है तो खर्च करना पड़ेगा। तो आय के शून्य स्तर पर भी जब आपका इनकम जीरो होता है तो भी एग्रीगेट डिमांड की कुछ वैल्यू होती। ऐसा इस वजह से क्योंकि आय के शून्य स्तर पर भी जीवित रहने के लिए वह करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम टू for surviving may need
टू डू एक्सपेंडिचर। तो हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना है, ठीक है। तो आय के शून्य स्तर पे आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ भी रहे। हमारे एग्जांपल में 30 है, जब इनकम कुछ नहीं थी तो। फिर इनकम बढ़ी, इनकम 20 हो गया, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया, यानी खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ गया इनकम के मुकाबले। पर इनकम ज़्यादा बढ़ा है पर खर्चा कम बढ़ा है। तो ऐसा ही होता है, इनकम जितनी भी बढ़ जाती है तो वो पूरा का पूरा खर्चा उतने से नहीं बढ़ता है, खर्चा रिलेटिवली इनकम के मुकाबले कम बढ़ता है, ठीक है। फिर इनकम और बढ़ गया, खर्चा भी और बढ़ गया। फिर इनकम और बढ़ गया, खर्चा भी और बढ़ गया। फिर इनकम और बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया। पर ध्यान से देखो, इनकम बढ़ने के मुकाबले टोटल खर्चा जो है वो उतना नहीं बढ़ रहा। जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है, खर्चा जो है उसके मुकाबले उस रेट से नहीं बढ़ रहा। खर्चा का मुकाबला, खर्चा का रेट जो है इनकम के मुकाबले थोड़ा कम, ठीक है। चलिए, तो इतना हिस्सा मैंने आज पढ़ाया है, बाकी का हिस्सा आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो सही से समझाई गई है और पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।